हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज़ दल बदल विरोधी कानून, जिसका एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट है, आया राम गया राम। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और क्या क्या चीज़ें इस लॉ के अंदर बताई गई हैं, ठीक है, और किस तरह से ये लॉ किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज हम वीडियो को शुरू करेंगे कोट के साथ। सो क्या बोला गया है कि इफ़ यू कैनॉट डू ग्रेटर थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेटर वे। तो अगर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो आप छोटे काम को इतनी परफेक्शन से करो कि जो आपको देखने वाला बोले कि मान जाए कि आपने काम किया है। सो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं अपने वीडियो को, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से स्विच करता है किसी भी लालच में या किसी पोस्ट के लालच में या किसी पैसे के लालच में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी लेजिस्लेटिव की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से उस बंदे को निकाल दिया जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये बोला गया है, अगर कोई भी मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो वॉलेंट्री रिज़ाइन कर देता है फ्रॉम द पार्टी, ठीक है, और या फिर उसके जो जो विप होता है। अब विप क्या होता है, अब हर एक पार्टी में एक उन्होंने एक लीडर इलेक्ट किया होता है कि जिसकी बात पे सभी लोगों ने एक्ट करना होता है। अगर वो विप की बात को नहीं सुनता है और उसके कहे अनुसार काम नहीं करता है, तो इस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सो इतना बात है कि जब कभी भी कोई लीडर कोई पार्टी को छोड़ता है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ था ये किस तरह से आया था। तो इसके लिए कहानी है आया राम गया राम की। ये हरियाणा के एक एमएलए थे। इन्होंने क्या किया था, एक दिन में ही 5 बार पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर दिया था, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में शफल कर लिया था। सो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर 2/3 मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के शिफ्ट करते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो जो लॉ क्या करता है, तो वो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाता। तो 2021 में क्या हुआ था, जो 12 आउट ऑफ 17 कांग्रेस के एमएलए थे, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी और कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी मेघालय में, और इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा था। अब हम बात करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बोला हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 में 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करी गई थी। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि अगर इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिनिस्टर लीव करते रहेंगे तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अलग अलग काम होते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में करी गई थी। इसके ज़रिए एंटी डिफेक्शन लॉ को अप्लाई किया गया था। तो इसने प्रोविज़न बताए थे कि किस किस तरह से कोई इलेक्टेड मेंबर है उसको अंडर द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी से हटाया जा सकता है, ठीक है, और ये था कि जब बहुत ज़्यादा लोग पार्टी को शिफ्ट करते रहते हैं, उसको रोकने के लिए भी ये सारे लॉ बनाए गए थे। अब एज़ पर 1985 एक्ट क्या बोलता है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में पहले शुरुआत में जब 1985 में ये आया था, तो उस टाइम पे बात थी कि जब कोई 1/3 किसी पार्टी के मेंबर्स अगर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। बट ये देखा गया कि अगर 1/3 मेंबर को, अगर बात करें 100 मेंबर टोटल हैं, अगर 33 मेंबर भी अगर पार्टी छोड़ के चले गए तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। सो ये देखकर फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जो 1/3 था उसको चेंज करके कर दिया गया था, 2/3 मेंबर्स कर दिए गए थे कि अगर अगर आपके पास अगर 100 मेंबर है टोटल में, तो अगर 66 मेंबर लीव करते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी से, तब वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर 100 में से सपोज करो कि 100 में से अगर 40 एमएल्स ने छोड़ दिया अपनी विल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, इन सभी को अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ेगा। सो ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ में बोला गया था, जो मतलब इसमें 2 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, एक 52nd हुई थी, एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2003 में। अब जो मेंबर्स हैं अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाते हैं तो फिर भी वो इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड से, ठीक है, जहाँ पे उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है।
और जो डिसीजन होता है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड के ऊपर डिफेक्शन जो जो देखता है वो चेयरमैन ऑफ द स्पीकर देखता है, चेयरमैन और या फिर स्पीकर हो गया हमारे हाउस का। इन ये देखते हैं कि कौन बंदा यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर है या नहीं है। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन अगर स्पीकर अपनी पावर्स का गलत यूज़ करता है और डिफेक्शन नहीं अप्लाई करता तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर भी रखा जा सकता है। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा लाइफ टाइम फ्रेम नहीं है कि जहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको बताना पड़ेगा कि कितने टाइम के अंदर उनके ऊपर डिफेक्शन लागू होगी। इसलिए ये इसमें थोड़ी सी एक लूप होल है। अब आगे बढ़ पड़ते हैं कि कौन से ग्राउंड्स है डिफेक्शन के लिए। पहला है कि अगर कोई अपनी वॉलेंटरी अपनी दे दे सीट को, कि वो खुद ही रिज़ाइन कर दे, मेंबरशिप छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसको पार्टी से अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर वो किसी भी वॉयलेट करता है इंस्ट्रक्शन को, जैसे मैंने बताया था कि विप जो एक पर्टिकुलर पार्टी का लीडर बनाया होता है कि जिसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है, कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो सभी को वो फॉलो करनी पड़ती है। अगर वो कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर फॉलो नहीं करता है तब भी उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या लिखा हुआ कि जैसे जो प्री कंडीशन होती है इस डिस्क्वालिफिकेशन की, जो उसकी अगर एबसेंट रहता है तो वोटिंग कंडक्टेड बाय द हिज पार्टी विद इन द 15 डेज ऑफ सच इंसिडेंट। तो फिर वोटिंग होगी 15 डेज में और उसको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा अगर वो नहीं आता तो। अब आगे अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, अगर कोई ऐसा इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसके अगेंस्ट भी क्या आता है, डिफेक्शन हो जाता है। क्योंकि अगर उसको लोगों ने चूज़ किया है तो उसको किसी पार्टी के लिए चूज़ नहीं किया था, उसको बस उसकी आइडेंटिटी के लिए चूज़ किया था कि जितना अच्छा वो काम करता है या जिसकी जैसे भी उसकी गुडविल होगी। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके अगेंस्ट भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। और लास्ट है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है अपने 6 मंथ की एक्सपायरी के बाद, मतलब अगर 6 मंथ के अंदर कर लेता तब तो उसके ऊपर कोई भी इस तरह का एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बट अगर वो 6 मंथ के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। सो ये था सारा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो इसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है और कहाँ कहाँ कौन कौन से उसके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स होते हैं। और देखा कि हमने जो चेयरमैन होते हैं और जो हमारे स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं डिफेक्शन के बारे में। और अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे आपको इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।